हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलिए हम लोग का बेटा प्रेजेंट टाइम में चैप्टर चल रहा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का पहला लेक्चर हो चुका है और वह पहला लेक्चर बेटा लास्ट में वहाँ पर रुक गया था वीडियो। तो जस्ट वही कंटिन्यूएशन उसी का जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं ठीक उसके आगे बेटा ये देखिए ये टॉपिक हम लोग का चल रहा था बेटा। ये टॉपिक हम लोग का हो चुका था और इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो पहले बेटा यह जो रिफ्रैक्शन का लेक्चर 1 है उसमें ये सब यहाँ तक क्लियर हो चुका था। अब आगे आइए, अब आगे देखा जाए बेटा क्या है इसके बाद। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हम लोगों का अब यहाँ से हम लोग का शुरू हो जाता है बेटा, ये न्यूमेरिकल पॉइंट है, यहाँ से शुरू हो जाता है हम लोग का न्यूमेरिकल। चलिए देखा जाए क्या है यहाँ पर। तो और बेटा थोड़ा सा हाँ चले पहले इसी को देख लेते हैं तब फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलो बेटा देखो, तो कह रहा है कि एरिया ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इमर्जेंट लाइट। देखो बेटा यहाँ पर अब इस पर न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं। कैसे करेंगे जैसा देखिए बेटा, जैसे सपोज करिए कि यह एक बीकर है, यह एक बीकर रखा हो बेटा, इसमें वाटर या कोई लिक्विड भरा हुआ है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होता है। इसमें लिक्विड भरा बेटा और यहाँ पर यह ग्लास का कोई बीकर है, इसके बॉटम पर यहाँ पर कोई बेटा एक लाइट सोर्स कोई रखा हुआ है, एक कोई पॉइंटेड लाइट सोर्स रखा हुआ है। देखिए अब इसमें करना क्या है, करना बेटा कि देखिए यहाँ से यह लाइट सोर्स है तो लाइट जो भी लाइट रेज जा रही होंगी वो बाहर निकल रही होंगी, बाहर निकल रही होंगी ये सब लाइट रेज। तो जितनी एरिया से लाइट निकल रही है बाहर, हमको एक ऐसा मिनिमम एरिया का डिस्क चाहिए, मिनिमम एरिया का एक पीस चाहिए, पेपर का टुकड़ा चाहिए बेटा, कि जिसको हम इसके ऊपर यदि रख दें तो लाइट का इमरजेंस यानी कि लाइट बाहर निकलना बंद हो जाए। यह है क्वेश्चन आपका। यदि हमको यह रेडियस पता चल जाता कि लाइट कितनी एरिया ये सर्किल में निकलेगा, वह लाइट निकल रही होगी बेटा तो सर्किल में निकल रही होगी, यानी कि सर्किल पर ऊपर सरफेस पर सर्किल बनेगा, चारों तरफ से लाइट निकल रही होगी तो जब मिलाएंगे तो ये सर्किल बनेगा। यदि रेडियस पता चल जाता तो एरिया निकल जाता, पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, या रेडियस आर चाहिए हम लोगों को। आइए दे बेटा, जानते हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी जस्ट पीछे पढ़े हम लोग, जस्ट इसे पहले वाले वीडियो में बेटा लास्ट हेडिंग वही था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि वह एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। मीन्स क्या कि जो लाइट बीम है बेटा, जो लाइट रेज है वह दूसरे मीडियम में इंटर नहीं करती है बल्कि पहले ही मीडियम में क्या होती है, वापस आ जाती है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री हो जाता है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बेटा, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, P100 फिजिक्स। यस बेटा, मैं SD पांडे, SDP सर, P100 फिजिक्स। टॉपिक क्या है बेटा हम लोग का, टॉपिक है बेटा कि जो लाइट इमर्जेंट लाइट है जो बाहर निकले उसको कितनी एरिया मिनिमम चाहिए डिस्क का जिससे कि रोका जा सके। आइए कम ऑन द पॉइंट बेटा। अब इस एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। इसके लिए आई के लिए tan आई का मान यदि लिखा जाए तो कितना बनेगा, रेडियस r, हाइट h बेटा, हाइट h है तो tan आई का मान कितना बना, r/h। r की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो देखिए r की वैल्यू कितना बेटा, 90 डिग्री। ओके, अब जब r बराबर आपने 90 ले लिया तो i बराबर थीटा से लिख सकते हैं। तो i बराबर थीटा की क्यों, क्योंकि जिस i पर r की वैल्यू 90 हो जाती है वही i का मान क्या कहलाता है, थीटा c कहलाता है। थीटा c मीन्स क्रिटिकल एंगल। तो i बराबर क्या हो गया, थीटा c। देखो बेटा अब यहाँ पे tan थीटा c, tan i बराबर r/h है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब i के स्थान पर थीटा c रख दीजिए, tan थीटा c बराबर क्या मिला,
आर बाई एच, या आर बराबर क्या ले सकते हैं, आर बराबर ले सकते हैं बेटा आर बराबर एच tan थीटा सी ले सकते हैं इतना। आइए अब देखिए आगे बेटा, अब देखिए बेटा, अब जानते हैं आप कि साइन थीटा सी बराबर क्या होता है बेटा, साइन थीटा सी बराबर 1/μ होता है। क्रिटिकल एंगल का मान कितना होता है 1/μ। अब साइन थीटा सी यदि बाई ट्रायंगल समझा जाए, यदि इस एंगल को हम थीटा सी माने तो साइन थीटा सी का मान क्या हो रहा है बेटा 1/μ हो ना। 1/μ मीन्स परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस म्यू 1μ। तो बेस कितना बना बेटा, तो बेस कितना बना √μ² - 1 ले सकते हैं आराम से। साइन थीटा सी बराबर 1/μ होता ही है, जानते ही हैं। तो देखो बेटा, तो बेस कितना बनेगा √μ² - 1 ले सकते हैं आराम से। अब देखो, अब जब यहाँ पर परपेंडिकुलर यह भी पता है, यह भी पता है और यह भी पता है, तो आप किसी भी साइन कॉस टेन कोई भी हो तो कुछ भी किसी का भी मान निकाल सकते हो बेटा। ठीक, अब जब देखिएगा कितने आसानी से प्रूफ हो जाता है सब कुछ। अब बेटा, तो tan थीटा सी बराबर कितना हुआ, tan थीटा सी बराबर क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/√μ² - 1 tan थीटा सी बराबर हो गया। अब जब देखिए, अब r बराबर पीछे इक्वेशन में था बेटा, r बराबर क्या था, r बराबर h tan थीटा सी था। r इक्वल टू क्या था बेटा, r इक्वल टू h tan थीटा सी था। अब tan थीटा सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए अब r बराबर क्या h tan थीटा सी, और tan थीटा सी बराबर मिला था 1/√μ² - 1। तो सीधा सीधा तुरंत आंसर आ गया क्या, r इक्वल टू h अपॉन μ² - 1। दिस इज द आंसर। हो गया बेटा, फैंटास्टिक। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा कि जो रिफ्रैक्शन चैप्टर आपका है ना, तो रिफ्रैक्शन चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल होता है, थोड़ा सा टफ होता है इन कंपेरिजन टू, यानी कि जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्शन है तो आसान है थोड़ा, लेकिन रिफ्रैक्शन थोड़ा सा टफ होता है बेटा। तो थोड़ा सा टफ है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ है। तो थोड़ा टफ का मतलब ये है कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना किसके सापेक्ष में किसका है क्या है, और थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं बेटा। तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है यहाँ इस चैप्टर में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। और कुछ जैसे अब देखो बेटा, यहाँ पर जैसे अभी आपको रिजल्ट आ गया ना, अब एक बार आप प्रूफ कर दिया, आपको समझ गए पूरी इसी तरह से कि कैसे आया है, रेडियस कितना हुआ है, यानी कि जो जिस डिस्क की ज़रूरत थी बेटा, देखिए जिस डिस्क की ज़रूरत थी लाइट को रोकने के लिए, तो वह देखिए बेटा, अब यह देख रहे हैं ना, ये रेडियस आ गया। तो जब रेडियस मालूम है तो हमें एरिया बताना है, इसका एरिया पूछा एग्जाम में अपनी एरिया, तो एरिया बराबर क्या हो गया, वो सर्कुलर होगा, सर्किल का रेडियस πr² होता है, तो एरिया रेडियस पता ही है, πr² कर दिया, आंसर हो गया। लेकिन फिर वही बात हुई, एग्जाम में क्या इतना टाइम होता है कि आप इसको प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए क्या आपको पर्याप्त समय होगा इतना? और मान लीजिए आप कर भी लेते हैं बेटा, तो यदि मतलब बेटर क्या होगा, बेटर तो ये होगा कि वहाँ न करना पड़े, एग्जाम में प्रूफ न करना पड़े, और इस न्यूमेरिकल को जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो एग्जाम को करना ना पड़े और आप सीधे आंसर आपका सही हो जाए। ये तरीका बेटर है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कितना प्रूफ है बेटा, ये तो एग्जाम होता है, प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर वैसे ही हाई होता है, और जानते हैं फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चन करने में सारे गर्म हो जाते बेटा। बात समझ रहे हो ना, ये जो फैक्ट है। तो अब उसके लिए कुछ विशेष तैयारी का मतलब यही होता है कि कुछ विशेष ना, माना कि चूँकि इसलिए नहीं होगा ना बेटा, तो अब कुछ विशेष का मतलब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्वेश्चन हो गया, अब इस पर कई क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे कह देता है कि कोई फिश है जो पॉन्ड में है और वह आउटवर्ड को देख रही है, ऊपर देख रही है, तो कितनी एरिया, कितना वह मतलब एरिया वह देखेगी। तो अब फिर वही बात, क्वेश्चन तो यही रहा, कितनी एरिया को देखेगी, जहाँ तक लाइट पास करेगी बेटा वहाँ तक देखेगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ फिश यदि मान लिया जाए तो यही उसका विश्व होगा, यही इतना एरिया वह बाहर देख पाएगी। तो यहाँ वहाँ पर भी क्या करना होगा, रेडियस से निकालना होगा, वहाँ पर भी रेडियस निकाल के πr² कर देंगे। तो बेटर तरीका ये होगा बेटा। देखिए अब पहले तो इसको समझ लीजिए आप कि कैसे हमने प्रूफ किया बेटा, पहले एक लाइन में थोड़ा सा समझ लीजिए, एक बार फिर से देख लिए। देखो बेटा, ये आर ऊपर एयर है, ये वाटर है, वाटर से एयर में जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयर में जा रही है।
तो डेंसर से तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो ये कोई ऐसा एंगल होगा बेटा जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और जो एंगल वही होगा उसको एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, जिस पर कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? देखो बेटा यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। अब जा देखिएगा इस डायग्राम से यदि आई का मान tan i का मान निकाल दीजिए। तो बेटा एक बार फिर से समझ लीजिए, tan i का मान निकाल r/h आया बेटा, r की वैल्यू 90 है तो i बराबर थीटा सी हो गया, तो tan i यहाँ पे था i को रिप्लेस किया tan थीटा सी हुआ बेटा, और tan थीटा बराबर h हुआ, यानी कि r बराबर क्या h tan थीटा सी। अब देखो बेटा, अब जानते हो क्या, अब यहाँ से साइन थीटा सी बराबर 1/μ जानते हैं फार्मूला बेटा क्रिटिकल एंगल का, तो साइन थीटा सी बराबर 1/μ होता है। तो साइन थीटा से एक ट्रायंगल बना दिया बेटा, बना दिया, एक ट्रायंगल बनाया, और यहाँ पर ये 1 और ये μ हुआ, क्योंकि साइन थीटा है बेटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 और μ कर दिया बेटा। अब देखिए तो बेस कितना बनेगा √μ² - 1, और जब बेस ये भी मालूम हो गया तो tan थीटा सी की वैल्यू निकल जाएगी 1/√, सो मच। अब देखो बेटा tan थीटा सी बराबर इतना हुआ। अब देखिए अब इस फार्मूले में tan थीटा सी देखो बेटा, यहाँ पर ये tan थीटा सी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर ला करके, देखो बेटा ये वैल्यू पुट किया h × सो मच, फार्मूला निकल गया। अब ये हमेशा के लिए देखिए बेटा, अब ये हमेशा के लिए फार्मूला मिल गया हमको। अब होना क्या है, तैयारी का मतलब क्या है, तैयारी का मतलब ये बेटा कि ये याद हो रहे कि इस वाले क्वेश्चन का r बराबर क्या होता है, तो सीधे ये वैल्यू याद रहे कि r = h/√μ² - 1 होता है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो यदि ये याद रहेगा ना तो एग्जाम में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, और ये प्रूफ मान ली थोड़ा सा मिस हुआ इधर उधर, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो यह याद रहेगा तो द बेस्ट होगा। ओके बेटा, चलिए अब फिर ये क्या कि एरिया ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड। अब वो बात रहेगी बेटा कि एरिया क्या होती है डिस्क जो रिक्वायर्ड है, तो एरिया बराबर क्या हो गया πr², और r की वैल्यू तो पता ही चल चुकी है, ये है, तो देखो बेटा h/सो मच, इसका स्क्वायर कर दिया πh², और यहाँ से रूट स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो दिस इज द आंसर, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके बेटा, तो ये था हम लोग का ये न्यूमेरिकल पॉइंट है बिल्कुल। अब इसी पे न्यूमेरिकल आएगा, आपको या तो म्यू बताना होगा, या तो यश बताना होगा, या तो वार बताना होगा। ठीक, चलिए आ जाओ बेटा अगले पेज पे चलते हैं। बेटा अगले पेज पे आ जाइए, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर कि लूमिंग और मिराज फॉर्मेशन क्या होता है बेटा। तो जानते हैं कि लूमिंग और मिराज ये दोनों ही किसके कारण होते हैं, दोनों ही रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं, अपवर्तन के कारण होते हैं बेटा। देखो बेटा, तो लूमिंग एंड मिराज ना, तो दोनों ही अपवर्तन। अब दो बेटा, तो लिख दो, पहले बात यह है कि लूमिंग एंड मिराज दोनों किसके कारण से हुए, तो लिख दीजिए कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन। पहला लाइन बेटा लिख दो वहाँ पे कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन, कॉपी में साफ साफ लिख दिया कि लूमिंग एंड मिराज इज द ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। होता क्या है कि रिवर्स ऑफ द मिराज इज कॉल्ड द लूमिंग। लूमिंग क्या होता है बेटा, मैं अभी डायग्राम से बिल्कुल अच्छी तरह से समझा रहा हूँ आपको। देखिए तो ये लूमिंग क्या होता है और मिराज क्या होता है बेटा। तो देखे होंगे, सुने होंगे, हिंदी की किताबों कविता में भी सुने होंगे बेटा कि जो डेजर्ट में राजस्थान वगैरह में ना, जो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेगिस्तान होता है, तो वहाँ पर जो हिरण वगैरह होते हैं, पानी की खोज में बहुत गर्मी होती है, तो एक कहीं पर भी बबुल का पेड़ वगैरह होता है तो दूर उसको देखते हैं ना, तो वहाँ उनको प्रतिबिंब दिखाई देता है, वाटर का, पानी का आभास होता है, लगता है जैसे वहाँ तालाब है। वहाँ दौड़ के जाता है, कुछ नहीं, फिर कहीं और दिखाई देखा है वहीं पर झाड़ी वगैरह, बबुल का पेड़ वगैरह को दिखाई देगा तो लगेगा कि यस वहाँ पर क्या है, वहाँ के तो पानी दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे दौड़ता है। तो ऐसे ही दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं। हम लोग जब देखते होंगे, जब आप बाइक चलाते होंगे, कभी मई जून के महीने में देखिएगा, जब ये जो हार्ड रोड, मतलब जैसे कि जो सीमेंटेड रोड है ना, 4 लेन वगैरह बनी हुई है, आप कभी गर्मी के मौसम में देखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आपको दूर से जब जा रहे थे तो दूर जब देखते हैं पेड़ वगैरह कोई होता है, और जब दूर से देखते बेटा तो लगता है उसके नीचे पानी है, तो आपको वाटर का आभास होता है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूशन। यानी कि ऑप्टिकल इल्यूशन को दिखाया जाए कि उसकी हिंदी क्या होगी बेटा, तो ऑप्टिकल इल्यूशन मीन्स क्या, प्रकाशीय धोखा, प्रकाशीय धोखा, ऑप्टिकल इल्यूशन। देखो बेटा, तो अब इसको हम लोग कहते हैं क्या, देखो बेटा, तो अब होता क्या है, ये बनता कैसे है, मैं पूरा डिटेल आपको समझा रहा हूँ। होता क्या बेटा कि पहले हम समझते हैं मिराज क्या होता है, और मिराज का ठीक उल्टा जो होता है बेटा वह लूमिंग होता है। अब जैसा देखो, पहले आइए पढ़ के बता दें आपको क्या है बेटा, ठीक है। चलो बेटा देखिए, तो रिवर्स ऑफ द मिराज, पहली लाइन नोट कर लीजिए कि रिवर्स ऑफ द मिराज इज द लूमिंग।
ओके। अब चलो बेटा देखो, मिराज, मिराज का जो फॉर्मेशन होता है बेटा ना, मिराज का जो फॉर्मेशन होता है इज ड्यू टू द हॉट सरफेस। कहीं पर भी जब बहुत ज़्यादा हॉट सरफेस होता है, जैसे राजस्थान में हम बात बताए, जैसे फिर कंक्रीट की रोड है और मई जून का महीना पूरा हॉट टेम्परेचर है, तो वहाँ पर तो हॉट सरफेस, ये हॉट सरफेस पर मिराज का फॉर्मेशन होता है। एज कंक्रीट रोड या डेजर्ट वगैरह में बेटा समर सीजन में ये पाया जाता है, मिराज का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है मैं मैकेनिक्स आगे बता रहा हूँ। वेयर एज लूमिंग बेटा, वेयर एज लूमिंग इज ऑन द कोल्ड सरफेस, या आइस स्नो ना, बर्फ वगैरह जहाँ पर जमी होती है वहाँ पर लूमिंग का फॉर्मेशन होता है। ओशन वगैरह में भी लूमिंग का फॉर्मेशन होता है बेटा, तो वहाँ पे लूमिंग का फॉर्मेशन होता है। पहले दोनों में अंतर समझ गए कि समर सीजन में समर सीजन में हॉट सरफेस पर फॉर्मेशन होता है मिराज का, और कोल्ड सरफेस पर फॉर्मेशन होता है लूमिंग का। पहले तो डिफरेंस समझ लो बेटा। अब देखिएगा, तो इन मिराज में क्या होता है, मिराज में इमेज हैंग डाउनवर्ड, यानी कि मिराज में इमेज उल्टी बनती है और इमेज डाउनवर्ड बनती है, नीचे की तरफ। देखो बेटा, और जबकि इन लूमिंग में क्या होता है बेटा, लूमिंग में देख रहे हैं, लूमिंग में हैंग अपवर्ड, यानी कि जो वस्तु होती है, जो पेड़ होता है वो हवा में और ऊपर उठ और दिखाई देता है। और जो मिराज में होता है बेटा, मिराज में जो भी चीज़ होती है मिराज में डाउनवर्ड होती है, नीचे छाया बनता है, नीचे प्रतिबिंब बनता है उसका। देखो तो हैंग अपवर्ड एंड नॉट रिवर्स्ड, और इसमें रिवर्स नहीं होता है, क्योंकि मिराज में क्या होता है, रिवर्स दिखाई देता है। अब देखो बेटा यहाँ पे कैसे बनता है, अब ये इसको देखिए बनता कैसे है बेटा। तो मिराज का फॉर्मेशन देखिए, तो मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूशन। मिराज का बेटा एक ऑप्टिकल इल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पर है क्या ये बेटा, तो अब यहाँ पे फॉर्मेशन है मिराज का। होता क्या बेटा, नहीं बेटा, होता क्या है मिराज के फॉर्मेशन में, हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, हॉट हो जाता है, मीन्स जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो कंक्रीट की सड़क वगैरह होती है, जो फोर लेन वगैरह होते हैं बेटा, जो सड़क वगैरह होती है, फोर लेन वगैरह होते हैं, जहाँ हॉट यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम लोग देखते हैं ना कि पैर आप रख नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा रोड का टेम्परेचर होता है, कंक्रीट वगैरह पर टेम्परेचर होता है। तो जो सीमेंटेड रोड वगैरह होता है बेटा, तो विशेषकर वह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। होता क्या है कि उसके संपर्क में जो एयर होती है, उसके संपर्क में जो एयर होती है, यानी कि हॉट टेम्परेचर के संपर्क में जो एयर होती है वह बहुत ज़्यादा रेयर हो जाती है, यानी कि वह विरल बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेयर हो जाती है, उसकी डेंसिटी घट जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बेटा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, हॉट सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वैसे ही डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो ड्यू टू टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ द एयर which are in the contact to the concrete surface या the hot surface, तो क्या होती है, वह रेयर बन जाती है। और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वह डेंसर होती जाती है। तो अब एक लेयर ले लिए डेंसर का, फिर रेयर, फिर रेयर, फिर रेयर, फिर रेयर, जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे ही डेंसर, जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे ही रेयर होती जा रही है मीडियम। रिजल्ट क्या होगा कि कोई भी लाइट रेज, अब यहाँ से बेटा हुआ क्या, देखिए अब यहाँ से जो भी लाइट रेज आ रही थी ना, जो भी लाइट, तो उसका क्या होता है रास्ते में, मल्टीपल रिफ्रैक्शन। तो जो भी लाइट रेज बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, अब यहाँ से भी लाइट, यहाँ से भी लाइट टकरा करके जा रही होगी, यहाँ से भी जा रही होगी, यहाँ से पूरे पार्ट जाती है ना, तो जानते हैं ना कि कोई भी वस्तु हमको कब दिखाई देती है, जब उसमें लाइट पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे आई में आती है, तब वो वस्तु दिखाई देती है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है बेटा, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा, तो ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्रैक्शन ना, ये सब डिफरेंट बेटा, देखो ये डिफरेंट लेयर्स हैं, तो डिफरेंट लेयर्स में क्या होगा कि वह जो लाइट रेज होगी बेटा, देखिए अब जो लाइट लेयर है, ये डिफरेंट लेयर, बट मान लो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है। अब ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया ना, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो जैसे जब देखिए, तो जब लाइट इंसिडेंट करेगी तो नॉर्मल से और दूर हटेगी, क्योंकि नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे मीडियम कैसा बेटा, रेयर मीडियम है, यानी कि विरल मीडियम है। तो जैसे जैसे लाइट नीचे आ रही होती है, वो क्या हो रही होती है, वह नॉर्मल से दूर होती जा रही होती है, नॉर्मल से दूर होती जा रही है, और इतनी दूर होती चली जाती है कि यदि यहाँ कोई व्यक्ति देख रहा है दूर से,
देखो बेटा, यदि कोई दूर से देख रहा है तो उसको लाइट देखिए कैसे दिखाई दे रही है, देख रहे हैं ना, मल्टीपल रिफ्रैक्शन के कारण इस तरह से ये इस शेप को फॉलो कर लेती है। तो जब ये व्यक्ति देखेगा तो इसको क्या दिखाई देगा, देखो बेटा, अब जब ये व्यक्ति देखेगा तो इसको तो लाइट तो सीधे दिखाई देगा ना उसको। तो जब सीधे दिखाई देगा तो देखिए, तो इसको क्या आभास होगा, अब यहाँ लाइट जो कि यहाँ से आने वाली जो लाइट को आ रही थी वो उसकी आई में यहाँ पड़ रही है, तो इसको अब क्या दिखाई देगा, इसको दिखाई देगा कि ये वाली हिस्सा यहाँ दिखाई देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इल्यूशन। देखो बेटा, ये क्या हो गया, इसी को कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूशन ना बेटा, और इसी को कहते हैं मिराज फॉर्मेशन। अब ये छाया जैसे दिखाई देगा बेटा ना, यानी कि डेंसिटी यहाँ पर बिल्कुल ही कम हो चुकी है, बिल्कुल छाया जैसा दिखाई देगा, और दूर से देखने पर लगता है कि वही जो है वाटर का आभास कराता है, पानी का आभास कराता है, इसी को कहते हैं मिराज का फॉर्मेशन। तो दिस इज द, यानी कि या मेन लाइन क्या बेटा, मेन लाइन यहाँ पर कहेंगे कि जो मिराज का फॉर्मेशन होता है वो हॉट सीजन में होता है, वो हॉट सरफेस पर होता है, और इसमें जो कोई वस्तु होती है बेटा, यहाँ पर जैसे जो ट्री वगैरह होते हैं उनका उल्टा रिवर्स प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा ना तो यहाँ पर लगेगा जैसे वाटर है, जैसे पानी में पेड़ वगैरह का छाया बनती है ना, तो ठीक वैसे बनेगा। तो दूर से देखने पर लगेगा बेटा कि यहाँ पर वाटर का आभास होगा, लगा कि यहाँ पर वाटर है ना, लगेगा यहाँ पर वाटर बेटा, तो वाटर का आभास होगा दूर से देखने पर, इसी को कहते हैं मिराज का फॉर्मेशन। मीन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मिराज। तो फॉर मिराज द फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल बेटा, तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मिराज। और बेटा अब यहाँ पे देखिए, अब ठीक इसी का उल्टा देख रहे हैं। अब जहाँ पर यदि ऐसे सरफेस को देखा जाए, ऐसे एरिया को देखा जाए बेटा, ठीक उल्टा इसी का। अब ऐसे एरिया को देखा जाए कि जहाँ पर नीचे एयर डेंसर हो, और जैसे ऊपर जाए तो वह रेयर होती जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर इमेज बेटा उल्टा बन रहा था, यहाँ पर नीचे बन रहा था, अब ठीक यदि उसी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इमेज वस्तु यहाँ पर है, देखिए ये कोई ट्री है, ये कोई झाड़ी वगैरह है बेटा, तो यदि कोई झाड़ी है, ये पहाड़ी एरिया है ना, ये स्नो और जहाँ पर बर्फ़ वगैरह जमा हो, तो देखो बेटा, तो वहाँ पर कोई झाड़ी हो और दूर से यदि कोई देखा जाए ना बेटा, तो उसको लगेगा क्या, देख रहे हैं, तो उसको उल्टा और ऊपर इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं लूमिंग। अब यहाँ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा थी, देखो बेटा नीचे डेंसिटी ज़्यादा थी, ऊपर डेंसिटी कम होती जा रही है, तो यहाँ पर भी क्या होना है, यहाँ पर भी मल्टीपल रिफ्रैक्शन होना बेटा, तो यहाँ पर भी मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है, और इस मल्टीपल रिफ्रैक्शन का जस्ट इसी का उल्टा, यानी इसको कहते हैं लूमिंग। तो लूमिंग एंड मिराज, दीज बोथ आर द जस्ट अपोजिट, लेकिन दोनों के बनने का फॉर्मेशन, दोनों के बनने का जो मेन कारण क्या है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन। ओके, तो बस इतना, यहाँ जैसे मान पूछेगा कि ये क्यों बनता है, सरफेस कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, तुरंत बता देंगे कि क्या है, इसका मेन रीजन क्या है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ओके, अब यहाँ से शुरू हो गया है आपका न्यूमेरिकल। तो पहले वाले लेक्चर में बेटा ये वीडियो बीच में कट गया था, तो वहाँ पर जहाँ वह समाप्त था ठीक वहाँ से आगे यह लेक्चर हमने शुरू किया बेटा। और आइए, तो हम लोग अभी इसमें तो देखिए कुछ न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो IIT नीट में आए हुए क्वेश्चन बेटा। आइए पहले इनको करते हैं, फिर बाद में देखते हैं। और बेटा देखिए, तो IIT मेंस में ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, आइए देखा जाए पहले इसको। देखो बेटा, तो यह क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसी में से या तो यही आ जाएगा, या तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देगा, आएगा तो यही सब। चलिए क्या देखिए बेटा, क्या है यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पे देखो बेटा, यह दिखा रहा है कि एक मीडियम यह है, दूसरा मीडियम यह है, तीसरा मीडियम यह है, चौथा मीडियम यह है। यह 4 मीडियम आपको दिखाई दे रहा है। एक लाइट बीम यहाँ से इंटर कर रही है मीडियम में, तो फर्स्ट मीडियम पर देख रहे हैं थीटा एंगल पर लाइट इंसिडेंट कर रही है। यह है फर्स्ट मीडियम, यह सेकंड मीडियम, यह थर्ड मीडियम, यह फोर्थ मीडियम। और पहले मीडियम में की थिकनेस बता रहा है कि यह 0.2 मीटर है, यह 0.6 मीटर, 0.8 मीटर है। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0/2 है, अगले का n0/6 है, n0/8 है बेटा। और क्या कह रहा है ना कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो बेटा, थीटा का मान बताना है आपको
कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द थीटा फॉर व्हिच लाइट रेज डज नॉट इंटर इन द मीडियम 4। देखो बेटा, लाइट इस मीडियम में, ये 4 नंबर के मीडियम में लाइट न आने पाए। तो ऐसा तो तभी हो सकता है, जब यहाँ पे लाइट इस मीडियम से आकर के लाइट यहाँ पड़े। देखो बेटा, लाइट यहाँ पर पड़े, आप पढ़ करके आगे न जाए, पढ़ के यहीं से 90 डिग्री हो जाए। अब पढ़ के जब 90 हो जाएगा बेटा, तो ये है नॉर्मल, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर का मान यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि यदि लास्ट में आर का मान 90 डिग्री हो जाए तो लाइट सीधे ऊपर चली जाएगी और 4 नंबर के मीडियम में नहीं जाएगा। ये था क्वेश्चन आपका। आइए, ओके, तो आप चाहें तो यहीं पर वीडियो को रोक दें और ट्राई करें। IIT मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो चाहते बार यही वीडियो जस्ट यहीं पर रोकिए, रोक करके सॉल्व करके अपने आप को चेक करिए। हो गया? आइए अब आंसर मिलाइए। चलिए बेटा देखिए, अब इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया बेटा। देखिए, हमने डायग्राम बनाने की कोशिश किया है, आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है और आपको कोशिश किया कि बना करके समझाऊँ कायदे से आपको, कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि ऐसा यही क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन कोई आए तो वो गलत ना हो। चलिए देखिए, यह पहला मीडियम, दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम और चौथा मीडियम। कंसेप्ट तो आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ पर TIR होना है। तो TIR यदि हो गया बेटा, तो यह लाइट रेज इस मीडियम में इंटर नहीं करेगी। तो क्या होना है यहाँ पर होना है TIR, यानी कि इस एंगल को 90 डिग्री होना है। अब जैसा देखिए बेटा, अब तो व्हेन रेज डज नॉट इंटर इन द मीडियम नंबर 4, जब मीडियम नंबर 4 में बेटा रेज इंटर नहीं करेगी, ठीक है बेटा, जब देख बेटा, तो व्हेन रेज डज नॉट इंटर इन द मीडियम नंबर 4 देन R इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा R का मान करना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर रेज इंटर नहीं करेगी। अब आगे समझिए क्या है बेटा, यस आगे समझिए ठीक से। हो बेटा, चलिए आजा देखिएगा, पीछे अभी रिफ्रैक्शन, इसलिए मैं थ्योरी में बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया हूँ बेटा, कि थ्योरी को बहुत ही अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि थ्योरी बहुत अच्छा क्लियर रहेगी तो न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, अब जानते बेटा कि जिसमें रेज जा रही होती है ना, तो किसी भी बाउंड्री पर एक तो रेज जिस मीडियम से इंटर कर रही है, और दूसरा होता है कि जिसमें जा रही होती है। तो हमेशा ही μ1 साइन I1 बराबर μ2 साइन R1। क्या यहाँ पे देखिए, μ1 साइन R1 पहले वाला मीडियम हो गया बेटा। देखिए, जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो किसी बाउंड्री पर हो रहा होगा, तो इस बाउंड्री पर एक बाउंड्री के इधर का और दूसरा बाउंड्री के उधर का, दोनों का, इसका साइन और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट, इसका साइन और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट हमेशा ही कांस्टेंट होता है। दैट इज द स्नेल लॉ। उसी को क्या बोलते बेटा, स्नेल्स लॉ बोलते। अच्छा, अब जस्ट वही चीज़ यहाँ, वही चीज़ यहाँ, हर बाउंड्री पर लगा दीजिए, न्यूमेरिकल एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा ना बेटा। अब देखिए, वैसे तो है बेटा कि लगेगा कितना कठिन क्वेश्चन है, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। इधर से देखिए, एक लाइन का सवाल है। देखिए, μ1 साइन I1, जो बेटा ये बाउंड्री है ना, तो μ1 यानी कि जो पहले वाले का मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और साइन I1 मीन्स ये वाला एंगल। अब μ2, जो बेटा μ2 दूसरे वाले बाउंड्री का, तो बेटा तो μ1 साइन I1 इंटू μ2 साइन R1, जो बेटा μ2 साइन R1, यहाँ पर ये एंगल क्या होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1, इक्वल टू μ2 साइन I2, अब दूसरे वाले इस सरफेस के लिए μ2 साइन I2 इक्वल टू μ3 साइन R2। ओके बेटा, अब जस्ट ऐसे ही देखो बेटा, यहाँ पहुँच गए। अच्छा, अब इसके बाद इस सरफेस पर, ऐसे ही बेटा, ऐसे ही करते चले जाएंगे और आगे। जानते हैं अब इसमें होता क्या है, देखो बेटा, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में होता क्या है, बहुत ही साफ, बहुत ही आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे मारेंगे। बीच में चाहे जितने भी मीडियम हों, 2 हो, 3 हो, 4 हो ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा फास्ट ना बेटा,
फास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एकदम जादू सिखा रहा हूँ। देखो बेटा क्या होता, बीच में जितने भी होते हैं, बीच में ये बीच वाले आपस में सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है बेटा। ये सरफेस ना, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। बचता कौन बेटा, एक पहले वाला नंबर 1 और एक नंबर 4, यानी कि एक जिसमें से वेव इंटर की है और एक लास्ट में जिसमें से वेव बाहर निकलना था वह, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट को बचे, यानी 1 नंबर और 4 नंबर को बचे, बीच में सब कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी पीछे थ्योरी में पढ़ाया हूँ, पीछे थ्योरी में देखे थे कि सब कैंसिल हो जा रहा था, पहला बचा था और लास्ट बचा था। देखिए तो अब यहाँ सीधी आप क्वेश्चन पे आइए बेटा। अब देखो अब क्या कर सकते हो, पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा, कितना है n0, और साइन I1 आई कितना है बेटा थीटा, तो n0 साइन थीटा। और लास्ट में जाइए तो कितना है, देखिए लास्ट में जब जाएंगे तो कितना बेटा, जब लास्ट में जाएंगे तो ये है हमारा क्या, जो बेटा लास्ट में जब जाएंगे तो ये होगा हमारा जो बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0/8। तो लास्ट में देखिए बेटा, लास्ट में जाएंगे तो ये होगा हमारा μ3 नाम दिया गया है, तो μ3 इंटू साइन कितना है, साइन 90। अब जा देखिएगा फिर n0 ना बेटा μ3 बल्कि नहीं होगा, लास्ट वाला 4 नंबर पे है ना बेटा, तो इसे 4 कर दीजिए, तो μ4, यहाँ पर भी μ4 कर दो बेटा। देखिएगा तो n0 इंटू साइन थीटा इक्वल टू, देखो बेटा और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये μ4 हमारा कितना बेटा n0/8 दिया हुआ था, तो n0/8, और यहाँ पर क्या है और r का मान है, तो ये r बराबर हमारा क्या हो चुका है 90, तो बेटा तो साइन 90 इक्वल टू 1 हो गया, तो ये हो गया इंटू 1। मीन्स देखिए मीन्स अब हुआ क्या, हाँ बेटा देखिए अब मीन्स हुआ क्या कि n से n कैंसिल हो गया और साइन थीटा बराबर क्या बना, साइन थीटा बराबर बचा 1/8, तो साइन थीटा c बराबर कितना हुआ 1/8, या थीटा c बराबर साइन 1/8। देखो बेटा तो दैट इज द आंसर। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कि ओनली फर्स्ट, केवल पहला, इन विच द लाइट इंटर, यानी पहला जिसमें लाइट इंटर किया है वह, एंड द लास्ट फ्रॉम विच लाइट इमर्जेज आर लेफ्ट, एंड ऑल अदर्स ना, ऑल अदर्स इंटरमीडिएट टर्म कैंसिल। बेटा सभी बीच के कैंसिल हो जाते हैं ना, सभी बीच के कैंसिल हो जाते हैं, पहला और लास्ट केवल ये बचता है। क्लियर होगा बेटा, एक बार फिर से समझ लीजिए। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार फिर से, देखिए हाँ बेटा अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब कैंसिल होने का रीजन जानते ही हैं, थ्योरी में भी अभी पीछे बताया हूँ बेटा। देखिए पहला नंबर 1 ये है, पहला मीडियम है बेटा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1, और इसका एंगल कितना है थीटा, तो सीधे बस लिखना है क्या कि μ1, तो μ1 यानी कि सीधे इसे वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं बेटा। μ1 कितना दिया है बेटा, तो μ1 यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, μ1 कितना दिया हुआ है, तो μ1 दिया है n0, तो बेटा n0, यह n0 हो गया, तो μ1 साइन I1 और साइन I कितना हमारा साइन थीटा, तो n0 साइन थीटा इक्वल टू, बीच के सभी टर्म बेटा कैंसिल हो जाने हैं, सब बीच के कैंसिल हो जाएंगे, तो पहला यह, और जहाँ से रेस निकलनी थी बाहर उस पर आ जाइए लास्ट वाले पर। अब उसका कितना है देखिए n0/8, तो n0/8 हो गया, n0/8 इंटू साइन, अब क्या r मान क्या बेटा साइन 90। बस एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखिए हो गया ना, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। n0 से n0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, साइन थीटा बराबर ए साइन थीटा c हो गया बेटा, क्योंकि r बराबर 90 लिया है, तो यहाँ पर i बराबर का मान क्या हो जाएगा थीटा c हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, तो साइन थीटा c बराबर कितना होगा साइन 91 हो गया, हटा दीजिए, तो साइन थीटा c बराबर क्या होगा 1/8, थीटा c बराबर साइन इनवर्स 1/8। यस दैट इज द आंसर। ओके बेटा क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलिए तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। यस व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, क्लियर कर लिया बेटा। चलिए आ जाइए और आगे बढ़िए बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। बेटा कह रहा है कि कोई एक लाइट सोर्स है जो 4 मीटर वाटर के नीचे है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना वाटर का दिया है 5/3 ना, तो कह रहा है कि द मिनिमम डायमीटर
ऑफ द डिस्क विच कैन स्टॉप इमर्जेंट लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। यस, वही क्वेश्चन जो अभी भी डायग्राम में समझाया हूँ बेटा पीछे। तो अब क्या आंसर पाए थे, देखिए बेटा क्या कह रहा है, आइए डायग्राम से समझा दो। जैसे मान लीजिए एक बीकर को ले लिया जाए बेटा, और ये पूरी हाइट इसकी कितनी है, एच बराबर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया है, 4 मीटर दिया हुआ है बेटा ना। और सपोज करिए कि वाटर से भरा हुआ है थोड़ा, और यहाँ पे कोई एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, इसके बॉटम पे कोई एक लाइट सोर्स रखा हुआ। तो जो लाइट यहाँ से जा रही होगी सीधे स्ट्रेट भी जा रही होगी, यहाँ से भी जा रही होगी लाइट निकल जा रही होगी, यहाँ से भी लाइट जा रही होगी तो निकल जा रही होगी। अब ये तो अब कौन सा बेटा, ये डेंसर मीडियम है, वाटर है ना, तो ये वाटर है तो कैसा मीडियम है, ये वाटर है तो डेंसर मीडियम है, और ऊपर एयर है तो रेयर मीडियम है। अब यहाँ से देखा जाए बेटा कि कोई एक बीम लिया जाए ऐसा कि जिसका टी आई आर हो रहा हो, मान लीजिए इस एंगल पर दिख गया तो यह 90 डिग्री फॉर्मेशन करने लगा, ये इधर गया मान लीजिए तो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब इसके बाद जो लाइट होगी अब वो टी आई आर यानी अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। मीन्स कि अब ये इतनी जो एरिया हो गई, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब यदि यह रेडियस पता चल जाए ना, यही रेडियस, तो यह एरिया जो जरूरी है वो निकल जाएगा। क्लियर हो गए। अब देखो बेटा यह जो एंगल आया, जो इस नंबर की वाली वेव का, इस नंबर वाली वेव का जो बेटा जो ये एंगल आया, अब वही क्या बना, थीटा सी बना। अब आप जानते हैं कि यह आर की वैल्यू अभी पीछे प्रूव किया गया है, आर बराबर क्या, एच अपान अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। बस आर बराबर देखो बेटा कैसे निकल जाएगा, एच का मान दिया 4 मीटर और म्यू दिया है 5/3, 5/3 का स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। आर बराबर 4 मीटर, ऊपर वैल्यू रखा, नीचे 25/9 और 1 कर दिया बेटा, 9 25 16 हो जाएगा बेटा। देखो तो 4 मीटर ये कितना हो गया, 16/9 हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 मीटर ऊपर है ये, और नीचे बेटा 16/9 मीन्स 4/3 हो गया, 3 ऊपर चला गया, 12/4 हो गया, 3 मीटर हो गया। तो रेडियस आया 3 मीटर, तो डायमीटर कितना होगा बेटा, 3 × 2 यानी कि 6 मीटर। यस, दैट इज द आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, अब यही सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तैयार यदि है तो कितना आसान है सब कुछ। नेक्स्ट, चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए कह रहा है कि टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू द विंडो ऑफ द थिकनेस 4 मीटर। देखिए बेटा बहुत ही आसान है क्वेश्चन है सब कुछ, 4 मीटर, विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। देख बेटा कहीं पर भी जैसे मैं कह रहा है कि कोई शीशे की कोई खिड़की है ना, या कोई खिड़की है बेटा, और उसको लाइट पार करने में कितना टाइम लेगी। अब जैसा देखिएगा तो यहाँ 4 मीटर नहीं होगा, बल्कि बेटा इसको 4 मीटर भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, चाहे मीटर हो चाहे मिलीमीटर रहेगा तो आंसर बदल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं बेटा। मान ली 4 मीटर लिखा, 4 मीटर रहने देते हैं। तो बेटा अब यहाँ टी बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है बेटा, तो जानते हैं बेटा कि टाइम बराबर होता है ऑप्टिकल पाथ अपॉन वेलोसिटी ना। कहीं पर भी लाइट के द्वारा कितना टाइम लिया जाता है तो ऑप्टिकल पाथ अपॉन वेलोसिटी। अब ये होता क्या ऑप्टिकल पाथ, आ जाइए देखिए यहाँ पर टाइम बराबर क्या होता है बेटा, जानते हो टाइम बराबर मैकेनिक्स में टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है। तो टाइम बराबर चूंकि जानते हो बेटा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस, और आप जानते हो बेटा कि यानी वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस को डी लिखा जाए, वेलोसिटी को वी लिखा है तो लिख सकते dy/v। अच्छा, और वेलोसिटी किसी मीडियम में क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी। पीछे अभी जस्ट पढ़े हैं इसी वीडियो में, जस्ट एक नंबर वाले वीडियो में पढ़े हैं आप क्या कि v बराबर क्या होता है c/μ होता है। तो d बराबर d अपान c/μ, म्यू ऊपर चला गया क्या बेटा, म्यू ऊपर गया तो म्यू ऊपर जाकर के म्यू × d बनाया और अपान c नीचे है। जो म्यू और d यानी कि जो डिस्टेंस और म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और d का जो प्रोडक्ट बेटा इसी को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ अपॉन डिवाइडेड बाय c, वही ऑप्टिकल पाथ कहलाता। तो याद रखना, देखो बेटा याद रखना, क्या याद रखेंगे कि याद करिए ऑप्टिकल पाथ क्या होता है कहीं पर, तो ऑप्टिकल पाथ होता है बेटा म्यू और थिकनेस टी, तो म्यू टी को ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। थिकनेस वाला डी है तो म्यू डी कहेंगे, टी है तो टी कहेंगे। तो ऑप्टिकल पाथ बराबर क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुणे थिकनेस। अब देखो ऑप्टिकल पाथ बराबर क्या हुआ, तो म्यू का मान 1.5 दिया है और थिकनेस है 4 मीटर दिया है। तो अब देखो 1.5 × 4 अपान c का मान 3 × 10⁸। देखो बेटा 4 × 1.5 करोगे तो बेटा ये 1.5 करोगे तो 6 हो जाएगा, 6/3 × 10⁸ मीटर हुआ बेटा। अब इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻8 ना, 8 क्या सेकेंड। दिस इज आंसर। मान लीजिए यदि ऊपर मिलीमीटर में रहता तो -11 हो जाता। ओके, तो दिस इज द
यह तो इट मीन्स ऑप्टिकल पाथ क्या होता है और टाइम का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन, ए ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ द 12 सेंटीमीटर थिकनेस, देखो बेटा 12 सेंटीमीटर थिकनेस है उसकी, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेटा, याद करिए इसको ना, याद नहीं करना, समझना है ना, याद नहीं करना बेटा, फार्मूला जो भी कुछ है उसको याद करना है, क्वेश्चन को समझना कैसे सॉल्व हो रहा है देखना। तो 12 सेंटीमीटर थिकनेस कंटेन स्मॉल एयर बबल, देखो बेटा यह एक सीट है ना, यह है बेटा, यह एक गिलास की सीट है पूरी ना, यह क्या है, एक गिलास सीट है, देखो बेटा यह एक गिलास सीट है। ओके, अच्छा उसकी थिकनेस कितनी है, और गिलास सीट है, इसकी थिकनेस है 12 सेंटीमीटर। इट्स एपरेंट डेप्थ इज 5 मीटर, देखो बेटा एपरेंट डेप्थ इज 5 मीटर, कह रहा है 5 मीटर फ्रॉम वन साइड। जब कोई लड़का क्या करता है बेटा, ऊपर से जब देखता है, इसके अंदर यह जो सीट एक है, एक ग्लास की सीट है, यानी कि ग्लास का यानी शीशे का एक कोई गुटका है, तो ग्लास सीट है, और उसकी कितनी थिकनेस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो जब कोई लड़का ना, इसके अंदर क्या बेटा, इसके अंदर एक एयर बबल है, यानी कि एक एयर बबल है बेटा, एयर का बुलबुला एक है अंदर जो दिखाई पड़ता है, तो अनंत एक एयर बबल है यह, ठीक बेटा, यहाँ यह एक एयर बबल है, ठीक ये वाला। जब ये लड़का ऊपर से देखता है तो उसको इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर दिखाई देती है, और जब इस साइड से देखता है, इधर जब आई करके देखता है, दूसरे डायरेक्शन से जब देखता है, तो उसको 3 सेंटीमीटर दिखाई देती है। तो एक तरफ से देखने पर 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, दूसरे से देखने पर 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि अब शायद पूछा क्या इसमें बेटा, पूछा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कितना है। आ जाओ बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। अब जानते हो बेटा कि एपरेंट डेप्थ बराबर क्या होती है, देखिए करने का तरीका, जाइए स्टेप पर बाई स्टेप, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही आसान है, बस आप भी काफ़ी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो राइट, कम ऑन द पॉइंट। एपरेंट डेप्थ बराबर क्या होता है बेटा, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप पहले जब ऊपर से देख रहा है तो 5 सेंटीमीटर दिखाई दिया, तो 5 एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एक्स, तो एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ऊपर से आपने माना है एक्स को, क्या माना, रियल डेप्थ, तो पूरी, चूंकि बेटा देखो पूरी थिकनेस तो 12 सेंटीमीटर दिया ही है, तो यदि ऊपर से आप एक्स माने रियल, तो नीचे से एक्स कितना हो गया, टी माइनस एक्स हो गया, टी माइनस एक्स मीन्स 12 माइनस एक्स हो गया, टी का मान 12 है, 12 माइनस एक्स हो गया, ऊपर से एक्स माना रियल है, तो माना कि ऊपर से रियल एक्स है, तो नीचे से कितना हो गया 12 माइनस एक्स, यानी कि टी माइनस एक्स। अब देखो बेटा, तो 5 बराबर क्या हुआ, एक्स बाई यू। अच्छा, अब ऐसे ही इस सरफेस के लिए नीचे से देखेंगे तो कितना हुआ, 3 = टी माइनस एक्स, यानी कि क्या है यह, रियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा देखो बेटा, अब पहले वाले से यदि म्यू की वैल्यू हम निकालें तो म्यू बराबर कितना हो गया, x/5, म्यू बराबर x/5 हो गया, और दूसरे वाले से वैल्यू म्यू की निकालें तो 3 इधर आएगा, म्यू इधर जाएगा, तो बेटा तो म्यू बराबर कितना होगा, t - x/3 हो गया। अब ये इससे और इससे दोनों से यदि देखा जाए तो यहाँ पर देखो बेटा, यह भी म्यू है और यह भी म्यू है, तो एक ग्लास सेपरेट का तो 2 म्यू होगा नहीं, तो म्यू तो एक ही रहेगा, तो देखो बेटा म्यू एक ही रहेगा जी, यह और ये दोनों बराबर है आपस में, तो x/5 = t - x/3, t - x/3 दोनों बराबर होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, म्यू बराबर कितना आया, x/5। तो बेटा तो म्यू की नो, तो यहाँ पर नहीं पहले अभी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स बराबर आया 15/2 आया बेटा, एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर आया 15/2, यस, इसको सॉल्व कर दिए, एक्स बराबर आया 15/2 आ गया बेटा। और देखो भाई एक्स वैल्यू 15/2 आया, और हम लोग जानते हैं म्यू बराबर x/5 होता है पहला इक्वेशन, तो म्यू बराबर कितना होगा, x/5, एक्स की वैल्यू आया कितना 15/2, तो 15/2 अपॉन 5 पहले से था, यानी कि 15/10 दैट इज द 1.5, दैट इज द आंसर। क्लियर हो गए। आप देखिए एक बार फिर से देखिए आपको उस क्वेश्चन में क्या कहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन में कहेगा कि कोई एक ग्लास सीट है, उसकी थिकनेस कभी कभी देगा कभी नहीं देगा, कभी पूछेगा म्यू दिया रहेगा तो टी पूछेगा थिकनेस, और थिकनेस दिया रहेगा तो म्यू पूछेगा, तो कहेगा कि आपसे एक ग्लास प्लेट है बेटा, और कहेगा उसके अंदर कोई एक वाटर कोई एक स्पॉट है या एयर का बबल है, कुछ भी ऐसा बता देगा,
तो ये दे देगा ना, और कहेगा कि एक साइड से देखते हैं तो वह बबल इतने पर दिखाई देता है, दूसरे साइड से देखते हैं तो बबल इतने पर दिखाई देता है। तो बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। पहले लाइन में क्या करिएगा, पहले लाइन में ऊपर से पहले क्या करिएगा कि ऊपर से मान लीजिए कि वह रियल थिकनेस आप अपने मन से मान लीजिएगा कि वह रियल थिकनेस में क्या है, क्योंकि एपरेंट थिकनेस तो दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आप कुछ रियल मान लीजिएगा। मान लीजिए कि यह बबल x सेंटीमीटर पर है, मान लीजिए बेटा। तो जो एपरेंट होता है बेटा, देखिए जो एपरेंट होता है, जानते हो कि एपरेंट बराबर क्या होता है, तो जो एपरेंट होता है वह क्या होता है, वह रियल अपान म्यू होता है। एपरेंट दिया है 5, तो 5 बराबर दे बेटा रियल x अपान 5। अच्छा, दूसरे सरफेस के लिए फिर ऐसे सेकंड स्टेप में करिएगा। सेकंड स्टेप में दूसरे सरफेस के लिए, दूसरे सरफेस दूसरे को कह रहा है कि 3 मीटर दिखाई पड़ता है, दूसरे साइड से जब देखते हैं तो 3 सेंटीमीटर दिखाई पड़ता है। बस क्या करिएगा, देखो बेटा 3 इक्वल टू, अब रियल इसके लिए क्या बनेगा, क्योंकि पूरा है 12, ऊपर से माने है x, तो बचा कितना 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स अपान क्या, देखो बेटा ये क्या है, ये म्यू है ना, तो 5 इक्वल टू एक्स बाई म्यू हो गया बेटा। चलिए अब यहाँ देखिए 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर हमारा 12 माइनस एक्स अपान म्यू हो गया। अब यहाँ से क्या करिए, म्यू की वैल्यू निकाल दीजिए और यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल दिए, दोनों म्यू को बराबर करिए, सॉल्व करिए, तुरंत आप एक्स की वैल्यू पा जाएंगे। और एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे या 2 में रख देंगे, आपको किसका वैल्यू मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी म्यू की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द म्यू, दिस इज द कैलकुलेशन, दिस इज द प्रोसेस। नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कह रहा है कि कहीं पर भी म्यू जी, यानी कि कह रहा है बेटा, देखिए शॉर्ट में हम लिखे हुए हैं, पूरा डिटेल में बड़े में लिखा जाएगा रियल क्वेश्चन। कह रहा है कि कहीं पर भी ए म्यू जी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन 3/2 एंड ए म्यू डब्ल्यू मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द एयर इज गिवन 4/3 आर गिवन। What will be the critical angle? Mind here, what will be the critical? You have to find the value of the critical angle found by these two medium. Okay. अब देखो बेटा क्या है, इतना ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द क्रिटिकल, मीन्स द क्रिटिकल एंगल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू व्हेन लाइट, यू नो नाउ दैट कि क्रिटिकल एंगल कब बनेगा बेटा, जानते हो कि क्रिटिकल एंगल बनने का कंडीशन होता है कि लाइट रेस को डेंसर मीडिया से रेयर मीडिया में जाना होता है। तो डेंसर मीडिया क्या है वहाँ पर हुआ, डेंसर मीडिया कौन सा हुआ बेटा, या ग्लास हुआ, और रेयर मीडिया क्या हुआ, रेयर मीडिया वाटर हुआ। सवाल है कि ये कैसे पता चला हमको कि ये डेंसर है वो रेयर है, तो बेटा यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो 1.33 आएगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है ना, तो वह लाइट के लिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वह डेंसर होता है, जिसका कम होता है बेटा वो रेयर होता है। यस, चलो बेटा पहचान में आ गया। अब आ जाइए, तो जानते हो कि फॉर द क्रिटिकल एंगल टू एग्जिस्ट, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रिटिकल एंगल होना क्या चाहिए कि लाइट रेज को पास करना चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम में। चलो बेटा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन लाइट गोज ना इन वाटर फ्रॉम ग्लास, ग्लास से किस में जाना होगा, वाटर में, तब आपको मिलेगा क्या, तब आपको मिलेगा क्रिटिकल एंगल। अब देखिए ये ऊपर ले लिया मान लो वाटर, नीचे लिया, देखो बेटा नीचे ले लिया ग्लास, ऊपर ले लिया वाटर, एक ग्लास ये वाटर, लाइट रेज इंटर करी, माना कि ये एंगल है आई बेटा, आई पर हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, लाइट बीम को इंसिडेंट कराया। अब देखिए यदि ये पास कर जाता तो रिफ्रैक्शन होता, तो TIR नहीं होता, लेकिन ज्यों ही जिस एंगल पर ना बेटा, जिस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 हो गया, उसी एंगल को तो हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यदि बेटा यही बराबर हो गया क्रिटिकल एंगल, क्यों, क्योंकि यार का मान 90 हो गया बेटा। अब चलिए जैसा स्नेल्स लॉ पर आइए। यस, व्हाट इज द यस मैकेनिक्स ना, व्हाट इज द मैकेनिज्म टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अभी हमने आपको बताया है पीछे बेटा, बहुत ही अच्छा तरीका बताया हूँ, क्या, जिस मीडियम से नंबर 1, जिस मीडियम से लाइट वेव जा रही हो तो उसका साइन आई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट जिसमें जा रही हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके साइन का प्रोडक्ट हमेशा ही बराबर होते हैं। बस ये लाइन याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। और मैंने आपको पहले ही कहा था, लेक्चर स्टार्ट होते समय ही कहा था बेटा वीडियो नंबर 1 में कि अब आप रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस को गलत करना भूल जाओगे, यानी कि अब भूलना भूल जाओगे। अब भूल कर दिखाओ, ठीक, ओके।
चलो बेटा, तो अब भूलना भूल जाओगे ना, अब कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। आ जाओ, देखो बेटा, अब पहले देखो यहाँ बहुत ही फैंटास्टिक, यहाँ पर माना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका माना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। देखो कितना आसान तरीका है। μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन R1। ओके, μ1 किसके लिए? पहले मीडियम के लिए। ये वाला हिस्सा किसका है? दूसरे मीडियम का। ये हिस्सा किसका बेटा? पहले मीडियम का। अब देखो μ1 हमारा क्या बेटा? μ1 क्या है? ग्लास है ना, तो देखो a म्यू जी, इसी में हमारा एंगल आई के स्थान पे थीटा सी है ना, तो साइन थीटा सी इक्वल टू दूसरा मीडियम क्या है? वाटर है ना, तो a म्यू डब्ल्यू। एंगल कितना है? 90 है ना, साइन 90। बस देखो अब यहाँ a म्यू जी, इसको इधर ला दीजिए लेफ्ट, a म्यू जी, ये इधर आ गया a म्यू डब्ल्यू, और उधर बचा गया बेटा साइन 91 हो गया है, और इसको उधर भेज दिया 1/1 साइन थीटा सी। देख रहे बेटा, a म्यू जी अपान a म्यू डब्ल्यू बराबर क्या हो? 1/, साइन थीटा सी। साइन थीटा सी की वैल्यू निकाल लिया ना बेटा, उल्टा हो गया, साइन थीटा सी को इधर लाइए, इसको उधर भेज दीजिए, तो साइन थीटा सी बराबर क्या होगा बेटा? a म्यू डब्ल्यू अपान a म्यू जी हो गया बेटा। अब देखना थीटा सी बराबर कितना होगा? थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखो बेटा, ये कितना a म्यू डब्ल्यू है ना, a म्यू डब्ल्यू मतलब 4/3, और a म्यू जी बराबर कितना होता है? 3/2, तो ऊपर गया उल्टा हो गया 2/3। सॉल्व कर दीजिए 8/9। अब देखो बेटा, साइन थीटा सी बराबर कितना? साइन इनवर्स 8/9 1 से कम है ना, लगभग कितना आएगा? लगभग आएगा 0.88, और 0.88 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? लगभग अप्रॉक्सीमेटली 62 डिग्री। तो देयरफॉर द आंसर इज 62 डिग्री। एक बार फिर से देखिए, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर क्या है कि आप ऐसे ही फटाफट सॉल्व करें बेटा, ये लाइन, बस ये लाइन। और जानते हैं ये चैप्टर थोड़ा टफ है, तो मैं पहले बता देता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि मैक्सिमम बच्चे देखो, टफ और आसान का मतलब क्या होता है बेटा, कि जहाँ पर मिस्टेक की चांसेस ज़्यादा होती हैं वो टफ मानते हैं। वैसे टफ तो कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। टफ कुछ भी नहीं है। अब हाँ, अब जैसे मान कि यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर अभी और भी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से टेक्निकल क्वेश्चन आते ही हैं और होते ही हैं, ठीक। तो लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा बेटा कि भूलना भूल जाओगे, गलत करना भूल जाओगे। यस, प्रॉमिस है। देख रहे हैं? अब ऐसे ही, अच्छा, अब आपको मैं पहले ही नहीं वो सब क्वेश्चन दे दूंगा, मैं आपको आगे अभी बढ़ाऊंगा ऐसे क्वेश्चन को लेकर के बेटा, स्टेप बाय स्टेप ना, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अभी। अच्छा, मैं आपको ऐसे बताऊंगा, इस तरह से बताऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप टॉपर बनेंगे। जीरो से कब हीरो बन गए, जीरो से आप टॉपर बने बेटा, पता ही नहीं चल पाएगा। तो क्या, हाँ, अब बात समझते रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी बेटा चलिए ना, एक सीढ़ी बेटा स्टेप बाय स्टेप चलते रहिएगा, कहीं गड़बड़ ना होने पाए। हाँ, इस लाइन को हम किस लाइन को याद करवा रहे हैं यहाँ पर? इस लाइन के मैकेनिज्म को समझा। μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन R1। हाँ, फिर से बोलिए, μ1 साइन I1 μ2 साइन R1। और μ2 साइन I1 मीन्स कौन सा बेटा? पहला मीडियम जिसमें इंटर किया, और ये हमेशा लास्ट वाला रहेगा। बीच में 2 3 4 5 रहेंगे, सब कैंसिल हो जाते हैं आपस में, थ्योरी में बताया हूँ पीछे। तो ये सब कैंसिल हो जाता है बेटा, उनकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। हमेशा क्या लेना होगा? पहला जिसमें इंटर किया, और बाद वाला लास्ट वाला जिसमें से बाहर निकल रहा है, जिसमें से TIR जहाँ होना, अंतिम सरफेस, वो बस 2 ही लेना होता है। तो फिर यहाँ तो 2 ही है ही, एक नीचे डेंसर और एक रेयर, 2 ही है ही, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। एक बार नीचे का ले लिया, एक बार ऊपर का, देखो बेटा यहाँ से ले लिया एक बार इसका μ1 साइन I1, और यहाँ ले लिया μ2 साइन R1। हो गया, बस वैल्यू रखा, सॉल्व कर दिया बेटा, दैट इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हो गया ना, आ जाइए, अब जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ये रे ऑफ द लाइट पासेस फ्रॉम द वैक्यूम इनटू ए मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक। द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज फाउंड टू बी ट्वाइस। देखो बेटा क्या कह रहा है कि रे ऑफ द लाइट पासेस फ्रॉम द वैक्यूम से इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी, देखो बेटा, वैक्यूम से लाइट किसी मीडियम में पास कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान देना बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज फाउंड टू बी ट्वाइस, यानी कि I इक्वल टू ट्वाइस,
of the angle of refraction means I equal to 2r. This is the given in the question that I equal to 2r. Okay beta, found to be the twice the angle of the refraction, then the angle of the incidence will be. Yes, very simple question. Okay, देखो बेटा, अब सीधे अभी अभी लाइन जो अभी बताया हूँ, देखो कितनी जबरदस्त टेक्निक है बेटा, एकदम जादू है। क्या देख रहे हैं, बस यही याद है, देखिएगा μ1 sin i1 इक्वल टू μ2 sin r1। अब μ1 sin i1 इक्वल टू μ2 sin r। बेटा r की वैल्यू दिया है 2i, r की वैल्यू i बराबर दिया है बेटा 2r दिया है ना, i बराबर 2r दिया है बेटा। आ जाओ देखना, अब μ1 sin i मीन्स 2r इक्वल टू μ2 sin r। ओके चलो बेटा देख रहे हैं, अब देखिए कितना आसान है सब कुछ। तो बेटा μ1 अब देखो sin 2r, तो जानते हो बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला sin 2a बराबर क्या होता था, याद आ रहा है ना। तो बेटा sin 2a बराबर क्या, 2 sin a इंटू कॉस ए ना, ये वही फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो μ1 अब sin 2r का मान लिखिए 2 sin r इंटू कॉस r। यस हाँ लगा दे बेटा, इधर वैसे रहने दीजिए, μ2 sin r हो गया बेटा। अब उधर भी sin r है, इधर भी sin r है, दोनों साइड से sin r क्या हो गए, कैंसिल हो गया बेटा। बचा क्या, यहाँ पर देखो बेटा 2 है, 2 μ1 हुआ, cos r बचा, इधर क्या हुआ, केवल μ2 बचा हुआ है। अब यहाँ बेटो cos r बराबर कितना हुआ, cos r बराबर ये उधर चला जाएगा, तो cos r बराबर कितना होगा, μ2 अपन 2 μ1 हो गया। अब जा देखो बेटा, चूंकि μ1 की वैल्यू 1 है, कैसे पता चला, क्योंकि पहले ही बोला था कि रेज वैक्यूम से आ रही है, तो μ1 कितना हो गया, μ1 1 हो गया। तो बेटा ये μ1 का मान तो 1 हो गया, तो cos r बराबर μ2 अपन 2 हुआ बेटा। देखो cos r बराबर μ2 अपन 2 हुआ। आ जाओ अब जब देखना बेटा, तो cos और r के स्थान पर क्या है बेटा, r बराबर कितना था, याद आ रहा है ना ऊपर, r बराबर i/2 था। देखो बेटा तो cos बराबर r बराबर i/2, तो cos r बराबर कितना बेटा, यहाँ पर r बराबर i/2 इक्वल टू μ/2, μ2 को म्यू लिख दिया, μ2 हटा दिया, म्यू लिख दिया केवल बस। अब देखो बेटा i/2 इक्वल टू cos इनवर्स μ/2, तो 2 उधर चला गया, i बराबर क्या हुआ, 2 cos इनवर्स μ/2। यस दैट इज द आंसर। तो कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। अच्छा किस लाइन पे सॉल्व हो रहा है बेटा, देख रहे हैं ना, एक लाइन, μ1 sin i1 इक्वल टू μ2 sin r1, बस। अब यह बेटा एक क्या है, यह एक मैजिक है, क्या मैजिक। ओके बेटा इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे फटाफट, सब कुछ अभी सॉल्व होगा इसी से, एक लाइन से। परफेक्ट बनिए ऐसे ना, कोई क्वेश्चन देख रहे बेटा, ये सब आए हुए IIT वगैरह में सब आए हुए क्वेश्चन है, देख रहे एक एक लाइन में कैसे सॉल्व हो रहे हैं सब। तो आपको ऐसे ही सीखना बेटा, ठीक बेटा। आइए देखिए ऐसे ही सीखना आपको, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, हो गया। नोट करिए कॉपी में, यह वाला पॉइंट कैसे नोट करेंगे, कैसे है बेटा, समझिए इस बात को। वीडियो को खूब अच्छी तरह से पढ़िएगा, पूरा फुल वीडियो देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, भगा होगा कि इधर उधर नहीं तो नंबर भी भाग जाएगा। हाँ बेटा ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है कि व्हेन लाइट रेज, देखिए सब इम्पॉर्टेंट जबरदस्त न्यूमेरिकल है, सब न्यूमेरिकल जबरदस्त है बेटा, सब एग्जाम में इसी में से कोई न कोई आएगा। देखिए क्या कि व्हेन लाइट रेज इंटर्स इन ए रिफ्रैक्टिव मीडियम, इट इज फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, ध्यान दीजिए बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रिफ्लेक्शन। देखो बेटा यहाँ रिफ्लेक्शन वहाँ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। इफ म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, यानी आई का मान पूछ रहा है बेटा। आ जाइए देखिए बेटा, ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। चलिए बेटा देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, म्यू बराबर क्या है, एकदम वैसे ही देखो बेटा, म्यू बराबर क्या होता है, विभाग जानते बेटा कि साइन आई अपन साइन आर होता है ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एंगल आर की वैल्यू, कह रहा है कि एंगल आर की वैल्यू एंगल आई का हाफ है, ठीक। अब जा देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, तो देखो तो म्यू बराबर क्या हुआ, साइन आई अपन साइन i/2, आर का मान क्या बोला है, आर का मान i/2 बोला बेटा, तो i/2, ठीक।
अब देखो इस साइन आई का एक्सपेंशन कर दीजिए, तो जानते बेटा कि साइन आई को लिख सकते हो क्या, 2 sin i/2 इंटू कास i/2 ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा दो बेटा, अपन साइन i/2 नीचे है ही। अब इस साइन i/2 साइन i/2 के कैंसिल हुआ सीधे, ठीक। अब म्यू बराबर बचा क्या, देख रहे हो ना, देखो बेटा म्यू बराबर क्या बचा, म्यू बराबर क्या बचा बेटा, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा और ये 2 बचा हुआ है, तो 2 cos i/2, ठीक। अब जब देखना बेटा cos i/2 बराबर क्या हुआ, इधर भेज दीजिए, तो cos i/2 बराबर म्यू/2 या देखो बेटा i/2 बराबर cos इनवर्स म्यू/2 या i बराबर 2 cos इनवर्स म्यू/2। यस, दैट इज अ फैंटास्टिक आंसर। हो गया बेटा, एक बार फिर से देखिए बेटा, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखें आप। बेटा इट इज फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि R इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या आप सीधे सीधे शब्दों में कह देना बेटा, तो म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन द मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ना बेटा। तो आप इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ना, या आप इंसिडेंस सीधे कर सकते हैं तो और आसान हो जाएगा आपके लिए बेटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान बता बेटा ना, इंसिडेंस कर दिए सीधे भी और आसान हो जाएगा। हो गया, देख बेटा फार्मूला लगा दीजिए, म्यू का मान इसने ला लगाइए, वही ला है यहाँ पर भी, ठीक वैसे ही सॉल्व होना है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब देखिए क्या है, तो देखिए ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था बेटा, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि व्हेन ए बीकर इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द हाइट 2h ना, he can see the lower end of the rod. Without water, he can see only the upper part of the rod from a narrow hole. Let height of the beaker is 3h है, 3h पूरी हाइट है। What is the refractive index of the water? ओके बेटा देखिएगा, अब जरा देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखो बेटा यह एक बीकर है, इसमें अभी कुछ नहीं है, अभी एयर भरा हुआ है इसमें बेटा, अभी कुछ नहीं है, वाटर नहीं डाले हैं अभी। यहाँ पर एक पिन होल है कोई ना, देखिए बेटा यहाँ पर एक पिन होल है कोई, इस होल से कोई लड़का देखता है, तो इसमें होल से बेटा यहाँ से देखा जाता है, तो ये जो राड एक रखी हुई है ना, यहाँ पर एक राड रखी हुई है, तो इसका बॉटम दिखाई देता है ना। नो नो नो, अभी देखो बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब पिन होल से देखता है बेटा तो क्या करना होता है इसको, तो केवल इसको, तब यह ना बेटा कि यह केवल ना बेटा, केवल यह इसको क्या देखता है, ये इसे टॉप को देख पाता है ना, इसको टॉप को देख पाता है, मतलब ये देखो ये ऐसे यहाँ तक बंद होगा तो ये केवल टॉप को देख रहा होगा। ये बेटा क्वेश्चन में यह है कि ये केवल इसे टॉप को देखता है, यानी कि जो रॉड रखी हुई है बेटा, देखिए जो रॉड रखी हुई है केवल टॉप को देख पाता है, और यह इसके बॉटम को देखना चाहता है, इस पॉइंट को देखना चाहता है। तो ये क्या किया, इसे वाटर से फिलअप कर दिया, इसको वाटर से भर दिया बेटा, और कितना भर दिया ध्यान दीजिएगा, पूरा हाइट तो 3h है, तो इसको भरा है वो कितना 2h वाटर फिल कर दिया, और कह रहा है कि 2h वाटर फिल कर दिया बेटा, तो अब वह क्या देखने लगा, अब यह इसका जो बॉटम था यह इसको भी देखने लगा। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ ना, अब ऐसा इसलिए बेटा कि जो रेज आ रही थी यहाँ पर, अब इसमें जो बेटा यहाँ से जो रेज अब जा रही होगी, ठीक स्ट्रेट, अब क्या हो रही होगी वह, यहाँ पर जब पहुँचेगी तो ये रेयर मीडियम एयर है और ये वाटर है, यहाँ पर जा कर के क्या हो गई, बेंड हो जाएगी, रिफ्रैक्शन अब उसका हो जाएगा। तो अब जब ये देखेगा सीधा स्ट्रेट, तो अब इसका इमेज बना हुआ यहाँ दिखाई देगा। ओके, यानी कि अब यह वाला हिस्सा, यानी कि यह वाला पॉइंट ए, अब वहाँ ए डैश पर दिखेगा, यानी कि अब वो इसको देख लेगा। ओके, तो दिस इज द मैकेनिज्म। अब आइए, अब मैं इस बात को बेटा जो यहाँ समझाया वो यहाँ सॉल्व किया हूँ। ये 2h, ये वाटर भरा हुआ, 3h पूरी हाइट। अब देखो बेटा यहाँ से, देखो बेटा यहाँ से जो रेज जा रही थी बेंड हुई, अब इसको यहाँ से देखने पर सीधा दिखाई देगा, तो अब ये जो ये वाला हिस्सा था बेटा, यहाँ वाला पॉइंट वो ऊपर आ गया होगा,
ठीक। और अब वो दिखाई देगा, उसको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ चलने वाली रेज जब यहाँ दिखाई दे रही होगी, यानी एपरेंट हाइट। चूंकि बॉटम 2h है तो हाफ पे नॉर्मल लिया बेटा, तो h इधर होगा, h इधर होगा। ओके, अब जैसा देखिएगा मैकेनिज्म पे आ जाए बेटा। देखिए हाँ, और कुछ बातें, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है बेटा, इस बिंदु पर यह लाइन नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा देखो, अब इधर से देखा जाए तो जो मिलाने वाली लाइन स्ट्रेट है, यह एंगल भी आ रही होगा। ओके, चलिए अब आ जाइए बेटा। अब ट्रायंगल ए बी बी डैश, ध्यान दीजिएगा, ए यह है, बी देखो बेटा बी यह है और बी डैश यह है। इस ट्रायंगल को लीजिए तो पूरा, यह ट्रायंगल पूरा ले लो बेटा, ले लिया। तो ए बी बी डैश ना, तो एंगल ए बी बी डैश देखो बेटा, ए बी बी डैश, ये एंगल आई है, एंगल आई है, हो गया। चलो बेटा अब फिर देखिए, अब साइन आई बराबर कितना हो गया। अब हम इस एंगल का साइन देखने जा रहे हैं। तो जो बेटा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, सामने की साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो दिस अपॉन दिस। अब हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो बेटा ए और बी की वैल्यू निकालते हैं ना, ये हाइपोटेनस है, तो ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा ये है h और ये है बेटा, ये है h और यह इतना है 2h, क्योंकि 2h हाइट वाटर भरा हुआ है, तो ये 2h है। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, देखिएगा साइन आई बराबर h अपॉन हाइपोटेनस अंडर 2h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, या साइन आई बराबर क्या बेटा, यह ए बी है ना, ये वैल्यू h है, h अपॉन हाइपोटेनस, तो h अपॉन 4h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h अपॉन 5h स्क्वायर, या h अपॉन h कैंसिल हुआ 1/√5। तो 1/√5 is the value of the sin I according to this figure. Just you can determine the value of the angle of refraction, sin R equal to now how much. By this diagram, sin R, yes, come on. This is the value R. Therefore, this will be vertically opposite angle. This will be also R. So therefore, this sin R will be how much? Perpendicular upon hypotenuse again. तो CD upon BC, CD upon BC, देखो बेटा CD upon BC। ओके, अब जरा देखिएगा CD की वैल्यू h है, देखो बेटा यह h CD, क्यों, क्योंकि यह h है तो भी h है, तो बेटा CD h है, और CB देखो बेटा C और B ये भी हाइपोटेनस बनेगा। अब यह इतना h हुआ और ये इतना h हुआ, तो हाइपोटेनस कितना हुआ, अंडर√h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h ऊपर है बेटा h, यहाँ से 2h स्क्वायर हुआ, h बाहर ले लिया, h बाहर लिया, कट गया, यस सो मच। तो साइन आई इज सो मच, साइन आर इज सो मच, क्लियर। डायग्राम के बाद फिर से देखें बेटा, साइन आई और साइन आर का मान ही निकालना मेन था। डायग्राम के बाद फिर से देखें, IIT में क्वेश्चन पूछा गया, हो गया बेटा। चलिए अब आ जाइए, थोड़ा समाप्ति की ओर चला जाए इसके। देखो बेटा अब क्या हुआ, साइन आई और साइन आर से दोनों मालूम है बेटा, तो अब क्या कहेंगे, देखो बेटा क्या कहेंगे, डब्ल्यू म्यू ए, क्यों, क्योंकि जिसमें वेव जा रही होती है, जिसमें लाइट जा रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जिसमें से जा रही होती है उसके सापेक्ष होता है। तो देखो बेटा, तो डब्ल्यू म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर इज हाउ मच, क्या, साइन आई बाई साइन आर। साइन आई का मान 1/√5, साइन आर का मान 1/√2, तो √2 पर चला गया, अंडर√2/5 हो गया बेटा, हो गया। लेकिन आपको क्या बताना था बेटा, डब्ल्यू म्यू ए बराबर कितना हुआ, अंडर√2/5, लेकिन आपको बताना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना ऑफ द लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना था बेटा ऑफ द वाटर या लिक्विड जो भी था, तो ऑफ द वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द एयर बताना था आपको। तो देयरफॉर दैट विल बी द रिवर्स ऑफ दिस। देखिए बेटा डब्ल्यू म्यू ए है और यह ए म्यू डब्ल्यू पूछा है, ए म्यू डब्ल्यू विल बी जस्ट उल्टा इसी का बेटा, अंडर√2/5 का उल्टा 5/√2, अंडर5/2, दैट इज आंसर। नेक्स्ट, चलो बेटा
अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। क्या है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो बेटा डायग्राम आपके सामने है, म्यू की वैल्यू ये होगी कि ये होगी कि ये होगी कि ये होगी। यार देखिएगा बेटा, यहाँ पे आई का मान दिया 45, ये लाइट बीम एक इंटर कर रही है और यहाँ पर जा करके जब इंटर कर रही है तो ये ग्लास में प्रवेश की बेटा, ये ग्लास है तो और ये ऊपर एयर है ना, तो ये ग्लास में प्रवेश की इंटर करी और जा करके इस सरफेस से देखना ना, इस सरफेस से क्या हो रहा है, इसका TIR हो रहा है। देख रहे हैं बेटा, TIR हो गया इस सरफेस को। तो कह रहा है कि देखिए अभी इसमें तो बोला बेटा कि म्यू की वैल्यू पूछ रहा है, कि कह रहा है कि यह म्यू की वैल्यू क्या होगी जिसकी वजह से TIR हुआ है। क्लियर बेटा, आइए अब देखिएगा। देखो बेटा अब यहाँ पर जैसे देखिए ये आई पहले वाले सरफेस का और ये R, दूसरे वाले सरफेस में देख रहे हैं ये है I डैश और ये है R डैश। ठीक बेटा, अब जा देखिएगा बेटा, ये I डैश प्लस R, तो बेटा I डैश प्लस R सामने, क्योंकि यह है 90 डिग्री, यह 90, तो यह दोनों एंगल जो बेटा, यह एंगल और यह एंगल, इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा। तो I डैश प्लस R इक्वल टू 90, या I डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, देखिए I डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस R लिख सकते हैं आप, आराम से लिख सकते हैं। पहली लाइन क्लियर हो गए। आइए अब जब देखिएगा फॉर फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस पे यहाँ पे बात करिए पहले। ए म्यू जी बराबर, यानी कि किस में जा रही है लाइट, ग्लास में, तो ए म्यू जी बराबर क्या हुआ, साइन आई बाई साइन आर। देखो बेटा ये साइन आई बाई साइन आर हो गया पहला सरफेस के लिए, चलेगा। अब ए म्यू जी की वैल्यू कितनी आई, साइन आई का मान तो 45 दिया ही है, 45 डिग्री, साइन आर 45 यानी 1/√2 होगा बेटा, और साइन आर रहने दीजिए। अब जब देखना बेटा ए म्यू जी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 नीचे आ जाएगा, ए म्यू जी बराबर हो गया 1/√2 साइन आर हो गया, लिख सकते हैं, हो गया बेटा। अब जब देखिएगा ये वैल्यू बेटा, ये लाइन ए म्यू जी मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास की वैल्यू निकल आई इतना। अब दान देखो बेटा TIR के लिए क्या होना है, TIR के लिए I डैश का मान θc होना चाहिए ना, I डैश बराबर θc होगा, I डैश बराबर 90 माइनस R मिला हुआ है ऊपर। तो बेटा अब जानते हो फार्मूला कि साइन θc यानी क्रिटिकल एंगल का साइन बराबर किसके होता है, वह होता है 1/A म्यू जी होता है, यानी कि 1/μ होता है ना, साइन θc बराबर 1/μ होता है। ठीक, आजा देखना साइन θc बराबर 1/A म्यू जी का मान मिला हुआ ऊपर, A म्यू जी बराबर 1/so मच रिवर्स हो जाएगा बेटा, तो साइन θc बराबर कितना होगा, देखो ऊपर चला जाएगा, तो साइन θc बराबर होगा √2 साइन आर हुआ, साइन आर। अब देख रहा बेटा साइन अब देखो बेटा साइन 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस आर, θc बराबर क्यों, θc बराबर क्या आया है, θc बराबर आया बेटा 90 माइनस आर, क्योंकि I डैश बराबर साइन θc हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर साइन 90 माइनस आर इक्वल टू √2 साइन आर हो गया बेटा। अब जा देखना फिर, अब इसके बाद काश आर बराबर क्या हुआ, साइन 90 माइनस आर बराबर क्या लिख सकते हैं, काश आर, तो काश आर बराबर क्या हो गया, √2 साइन आर हो गया, √2 साइन आर हो गया बेटा। अब जब देखिएगा फिर आगे, और अब इसको उधर ले जाइए, तो साइन आर बाई काश आर बराबर क्या हो गया, tan आर बराबर क्या है बेटा, ये उधर चला गया इधर आ गया, तो 1/√2। ठीक, अब जा देखिएगा फिर, अब एक बात निकल करके आई क्या कि tan आर की वैल्यू आई 1/√2 आई, तो कहीं पर भी tan, यदि tan मतलब क्या बेटा, ये आर मान लीजिए, तो यह 1 tan मीन्स क्या, परपेंडिकुलर 1 और ये √2 होगा, तो ये कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हो गया √3। तो साइन आर की वैल्यू हमको साइन चाहिए, तो साइन आर का मान कितना जो हो गया, 1/√3 हो गया। ठीक, ट्राइंगल से इसे इस ट्राइंगल से बेटा अब म्यू बराबर कितना मिला हुआ था, 1/√2 साइन आर, अब साइन आर की वैल्यू मिल चुकी है, तो म्यू बराबर 1/√2 और साइन आर का मान रखा 1/√3, तो √2/√3, म्यू बराबर क्या हुआ 1/√2/√3, यानी ऊपर चला गया √3/√3
√2, दैट इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है ना, थोड़ा टेक्निकल है बेटा। हाँ, थोड़ा एक बार फिर से देखिएगा इसको, एक बार फिर से सॉल्व करिए। हाँ बेटा, एक बार फिर से सॉल्व करिए। आई डैश बराबर क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, आई डैश बराबर क्या है, थीटा सी। एक तो थीटा सी बराबर कितना होगा बेटा, 90 माइनस आर। ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे यूज किया गया है ना, थीटा सी के हिसाब पे लिखा गया 90 माइनस आर। होगा बेटा, यहाँ तक क्लियर होगा सर? बेटा यहाँ पे साइन थीटा सी है ना, तो साइन थीटा सी के स्थान पर देखिए क्या लिखा गया, 90 माइनस आर। थीटा सी बराबर 90 माइनस आर बेटा, 90 माइनस आर। ओके, क्लियर होगा बेटा? कहीं कोई डाउट है तो चेक करिए। हाँ, कहीं कोई डाउट है तो हमको आप कमेंट जरूर करिएगा, जरूर बताइएगा। क्लियर? हाँ, एक बार नोट कर लीजिए, आप अच्छी तरह से नोट कर लें। और ऊपर, हाँ यहाँ फिर से भी नोट करिए बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए, चेक कर लीजिए। स्क्रीन मैं रोक रहा हूँ थोड़ी देर, बस 1 सेकंड बेटा। हाँ, अब आप नोट करें ठीक से, अब आप ठीक से नोट करिए इसको। हो गया? हाँ बेटा, और आगे बढ़े। और आगे बढ़े बेटा। चलिए, फाइनल आंसर हो गया। चलिए, वीडियो को रोक करके आप अपना नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा। हाँ, आइए फटाफट सॉल्व किया जाए। देखो बेटा, अब यहाँ क्या कह रहा है, क्या है कि स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग, ए स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर। बेटा एक स्मॉल कॉइन है, कोई देखो बेटा, यह एक स्मॉल कॉइन है, कोई सिक्का है ना, एक बीकर है उसके बॉटम पर ना, उसके बॉटम पर एक किनारे में बॉटम पे रखा हुआ है, ठीक। और कह रहा है कि ये रे ऑफ द लाइट फ्रॉम द कॉइन ट्रेवल अप टू द सरफेस, हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड। क्या बेटा कि देखो यहाँ एक कॉइन है, यहाँ से लाइट बीम एक ऊपर जा रही है बेटा, कह रहा है कि इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक किस स्पीड से जा रही है, हमको स्पीड बताना है। और क्या कह रहा है, हाइट दिया है 4 और ये दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और स्पीड पूछ रहा है। वेरी सिंपल, क्या करोगे बेटा, जानते हो कि स्पीड बराबर होता है v इक्वल होता है c बाई म्यू होता है। यदि हमको इसके हेल्प से यदि म्यू की वैल्यू पता चल जाए ना, तो c अपान म्यू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक लाइन का सवाल बेटा, लेकिन करेंगे कैसे, आ जाओ देखो बेटा। जानते हो कि वेलोसिटी बराबर होता है c बाई म्यू ना बेटा, c बाई म्यू, c बाई म्यू। म्यू का मतलब क्या बेटा, म्यू किस में जा रहा है, एयर में, किस में से जा रहा है, वाटर से, तो कैसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, W म्यू ए। ओके, अच्छा अब जा देखना बेटा, अभी पीछे फार्मूला पढ़े बेटा, बीकर के ऐसे इस टाइप में जो रेडियस होता है, वो h अपान अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, ये फार्मूला याद करवाए होंगे आपको, होता है। अब देखिए h दिया है म्यू स्क्वायर माइनस 1, बेटा आर स्क्वायर बराबर आर, इस फार्मूले का स्क्वायर करिए तो आर स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर इक्वल टू सो मच हो गया। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, अब इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड ले लीजिए, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 और इसको इधर कर दीजिए, एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब म्यू स्क्वायर बराबर कितना हुआ, -1 उधर ले जाइए, तो देखो बेटा -1 को उधर लेके चले गए, क्यों, एच की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, एच है 4 और ये है 3, स्क्वायर करके +1 कर दीजिए, 16/9 + 1 यानी कि 25/9 आ गया। एक किसी वैल्यू आया, म्यू स्क्वायर की वैल्यू आया, है ना, तो म्यू बराबर कितना होगा बेटा, म्यू बराबर कितना हो गया, 25/9 अंडर रूट हो गया, यानी कि म्यू की वैल्यू आया 5/3। अब वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, तो वेलोसिटी बराबर c बाई म्यू, तो c बाई म्यू 5/3 डिवाइड किया, सॉल्व किया, 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज आंसर। ओके, हो बेटा, यानी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए बेटा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था। ओके,
और वही फार्मूला यूज़ किया, देखिए यहाँ पे आर इक्वल टू एस अपान अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, हाँ डायग्राम में फिर से देखें और पूरा क्वेश्चन भी देखें फिर से एक बार, पूरा क्वेश्चन देखिए एक बार। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो बेटा क्या है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। बेटा आपको एक डायग्राम दिखाएगा बेटा, यह एक लाइट इंसिडेंट, बेटा यहाँ पर एक कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है और यह इस सरफेस पर जाके इसका TIR हो रहा है, देख रहे हो बेटा, TIR हो रहा है और कह रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है आपको। बस वही वाला लाइन बेटा, बिल्कुल ही वही वाला लाइन। देखिए बेटा कैसे, अच्छा देखिएगा μ1 sin I1 इक्वल टू μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। अब देखो μ1, अब देखो बेटा जिस सरफेस पर TIR हो रहा है हमको इस पॉइंट पे ध्यान देना है। तो यह लाइट किस में से जा रही है, किस में जा रही है, तो लाइट ग्लास से जा रही है, एयर में जा रही है। ध्यान दीजिएगा A μg इंटू साइन 45, यानी कि थीटा का मान बेटा, ये थीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं ना। तो A μg इंटू साइन 45 इक्वल टू, एयर में जा रही है ना, एयर का 1 होता है तो 1 इंटू क्या साइन 90। अब ध्यान दीजिए A μg इंटू साइन 45 इक्वल टू 1, तो A μg बराबर √2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 45 बराबर क्या होगा बेटा, देखो A μg इंटू 1 अपान √2 इक्वल टू 1 होगा, √2 उधर चला जाएगा। तो A μg बराबर, देखो बेटा ध्यान दीजिए A μg बराबर क्या हो गया, ग्रेटर देन √2। और हमेशा याद रहे बेटा, हाँ यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है कि कंडीशन TIR के लिए कंडीशन बेटा ध्यान दीजिएगा कि म्यू का मान हर हाल में ग्रेटर होना चाहिए किससे, 1 अपान साइन थीटा से, यानी कि साइन थीटा C की वैल्यू जो होनी चाहिए 1/μ से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप जानते हैं, आप सीधे याद किए हुए हैं क्या, साइन थीटा C बराबर 1 अपान म्यू होता है ना बेटा। लेकिन जब ग्रेटर और निशान ग्रेटर की बात आएगी और स्मॉलर की बात आएगी तब ऐसे लिखेगा कि साइन थीटा C ग्रेटर देन 1 अपान म्यू लिखिएगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक लाइन में क्वेश्चन आंसर आ जाएगा हमेशा। ठीक, तो आंसर क्या निकला बेटा इसका, A μg का मान कितना होना चाहिए, √2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो A μg √2 से ज़्यादा होना चाहिए, √2 से ज़्यादा होना नहीं, दिस द फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। हो गया बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी ठीक वैसे ही जैसे अभी आप पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पर भी 3 मीडियम दिए हुए, देखा मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, 3 मीडियम दिए हुए बेटा। और कह रहा है कि फॉर गिवन डायग्राम व्हिच वन इज द करेक्ट, μ1 ग्रेटर देन सो मच सो मच सो मच। यस चेक करो बेटा। अब सोचिए कैसे, आंसर भी सामने लिखा हुआ, μ2 ग्रेटर देन μ1 वाला सही है, μ2 ग्रेटर यानी डी ऑप्शन सही है। अब सवाल है डी ऑप्शन कैसे सही है, आपके सामने ही चेक करिए क्यों सही है। बेटा क्यों सही है, देखिए आइए जैसा मैं बता दूँ अब जल्दी से। देखो बेटा यह θ1 एंगल देखिए कितना है, ध्यान दीजिए। और जब ये रेज जाई है दो नंबर में, मीडियम 2 में गई है, देखिए बेटा तो सीधी जाना चाहिए था ना, लेकिन नॉर्मल से बेटा, नॉर्मल ये है बेटा, ये है नॉर्मल ना, नॉर्मल है तो देखें नॉर्मल के तरफ बेंड हुई है। इसका मतलब कि μ2 का मान μ1 से ज़्यादा है, यानी कि μ2 ये डेंसर मीडियम है। हो गया। अच्छा अब देख रहे हैं, अब फिर जब गई है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दूर हट गई है, यानी कि ये बहुत ही रेयर मीडियम हो गया। हो गया बेटा, रेयर मीडियम यानी कि μ3 सबसे कम है बेटा। μ2 ग्रेटर देन μ1 ठीक, और ग्रेटर देन μ3 यानी कि सबसे कम कौन होगा, μ3। तो μ3 सबसे कम, फिर कौन है μ1 और सबसे ज़्यादा कौन μ2, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
चलो बेटा, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि रे ऑफ द लाइट ऑफ इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म ऑफ द एंगल 30 डिग्री। ग्लास प्रिज्म का एंगल बेटा 30 डिग्री है। प्रिज्म हम आपको अलग से लेंगे, पढ़ाएंगे बेटा, प्रिज्म पूरा ना प्रिज्म के सारे न्यूमेरिकल एक साथ कराएंगे, लेकिन यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन। तो एंगल 30 डिग्री, इफ द रेज ट्रेवल्स बैक अलोंग द सेम पाथ एट द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकंड फेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, यहाँ पर यह कोई ये प्रिज्म है, ये है नॉर्मल ना, ये नॉर्मल है लाइट इंसिडेंट की, देखिए नॉर्मल है लाइट इंसिडेंट की आई डिग्री पर, और यह एंगल है 30 डिग्री। ये एंगल है 30, एंगल ऑफ ए जो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है बेटा। और यह लाइट इंसिडेंट बेटा, यह लाइट रिफ्रैक्ट हुई और फिर अपने पाथ पर वापस आ गई बेटा, फिर अपने पाथ पर वापस आ गई। ठीक, अब जा देखिएगा, तो अपने पाथ पे वापस आ गई। और अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा बेटा, क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का मान पूछा बेटा। देखो यह एंगल पूछ रहा है, ये कितना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चूँकि देखो बेटा ये बात यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, देखिए जैसा नोट करिए। ठीक, यही सब मिस्टेक होते हैं बच्चे बेटा, यही सब गलत करते हैं। देखो बेटा, यह जब कभी भी यदि कोई लाइट बोले कि यह लाइट इंसिडेंट करी है और फिर वापस चली गई, यानी कि वह रिट्रेस की है, तो यह याद रखिएगा पक्का हमेशा कि यह तभी हो सकता है कि जब वह 90 डिग्री पर इंटर करी, 90 डिग्री पर स्ट्राइक की हो, यानी कि 90 डिग्री पर उसका इंसिडेंस हुआ हो, यानी कि यह एंगल हमेशा 90 होगा। ये ध्यान दीजिएगा बेटा। तो R2 बराबर 90। अच्छा, प्रिज्म के कंडीशन में जानते बेटा कि एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वह ए बराबर ऑलवेज R1 प्लस R2 होता है। R1 कौन सा, पहले सरफेस का, ये जैसे यहाँ पर है ना बेटा, ये R1 है, और जब रेज बाहर जाती तो यहाँ बनता R2। तो पहले सरफेस का एंगल ऑफ रिफरेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरे सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों के सम एक बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर तो R2 जीरो है। क्यों R2 क्यों जीरो बेटा, क्योंकि जब R2 बनेगा कैसे, जब उसी पर रेज रिट्रेस करी वापस आ गई है, तो बनेगा कैसे बेटा। तो R1 प्लस R2 बराबर ये हो गया। R2 जीरो है तो R1 प्लस जीरो बराबर 30, तो R1 की वैल्यू खुद ही 30 हो गई बेटा। हो बेटा, देखिए R1 की वैल्यू खुद ही 30 हो गई। अब μ1 साइन I1, देखो बेटा μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन R1। μ1 साइन I1 बेटा μ2 साइन R1, मालूम है ये लाइन ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अभी याद करवाया हूँ ये बेटा। μ1 किस में से जा रही है बेटा, मीडियम एयर है, तो यह मीडियम क्या है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो एयर, तो एयर 1 साइन आई इक्वल टू μ2 ग्लास μ2 साइन R1, साइन R1 कितना हुआ, 30 हुआ। अभी ऊपर से आया है बेटा, यहाँ पे देखो ना, R1 बाबा कितना मिला है 30। अब देखिए μ1 1 हो गया, साइन आई हो गया, μ2 और साइन R1 साइन 30 हो गया। साइन आई बराबर का मान कितना होगा बेटा, साइन आई बराबर μ2 अपन साइन 30 मीन से 1/2 हो गया। अब साइन आई बराबर कितना हुआ, μ2/2, आई बराबर क्या हुआ, साइन इनवर्स μ/2। ओके बेटा, तो ये था हम लोगों का कौन सा, ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आज के एपिसोड में बेटा, आज के लेक्चर में। ठीक, तो आज के लेक्चर बेटा इस क्वेश्चन के बाद फिर से देख लें। आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चंस थे, एक बार फिर से देखें इस क्वेश्चन को। नोट कर लिया क्वेश्चन बेटा, हाँ। अब सॉल्यूशन देखें इसका, सॉल्यूशन देखें बेटा इसका, क्या, क्यों, कैसे। हो गया, नोट कर लिया बेटा, आगे फाइनल देखें आंसर, तो दिस इज द आंसर। ओके बेटा, तो आज का एपिसोड बेटा, आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं इस लेक्चर को। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, हम लोग का चैप्टर चल रहा है बेटा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में चूंकि पहला वाला वीडियो में देखोगे बेटा रुक गया था बीच में ही, लास्ट में जाकर, तो वह रिफ्रैक्शन वह पहला लेक्चर हो गया, थ्योरी था पहला लेक्चर, 100% थ्योरी है बेटा। और वहाँ पर ये था एपिसोड दूसरा, यानी कि सेकंड लेक्चर बेटा रिफ्रैक्शन का। यहाँ पर देखिए हम लोग थ्योरी बची हुई, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल देखा। अब एक अगला जो लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ बेटा
रिफ्रैक्शन का, जस्ट तुरंत इसके बाद अभी तुरंत रिफ्रैक्शन का अगला जो लेक्चर देने जा रहा हूँ वह 100% मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, जो न्यूमेरिकल आज तक IIT मेन में और नीट में आए हुए हैं बेटा, उन सारे न्यूमेरिकल्स में लूँगा, प्लस अदर भी एग्जाम में जो आए होते हैं उनको भी लेता हूँ। तो पूरा न्यूमेरिकल का कलेक्शन कराऊंगा बेटा, जस्ट ऐसे ही ना। तो आगे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, तब तक आप इतना तैयार कर लीजिएगा, जो मेन हेडिंग बताए हैं, जो मेन फार्मूला बताए हैं वो उतना तैयार रहे। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल में, रिफ्रैक्शन पार्ट 3 में मिलते हैं बेटा। यस, कम से कम 40-50 न्यूमेरिकल लेकर के मिलता हूँ, ज़बरदस्त न्यूमेरिकल उसी में से आ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में बेटा।